नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। लगभग 75% ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली की योजना पूरी हुई। सरकार शून्य आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए समिति का गठन करेगी। कोयला मंत्रालय ने सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की। खाद्य सुरक्षा और मानकों पर आनुवंशिक रूप से संशोधित या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड खाद्य पदार्थ विनियम 2021 के प्रारूप की अधिसूचना जारी की गई। और भारत में पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी परियोजना के लिए भूमि सौंपी गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। संसद ने सितंबर 2020 में 3 अधिनियम पारित किए थे। इन अधिनियमों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाकर भारतीय कृषि का रूपांतरण करना था। अधिनियमों के अंतर्गत कृषि को नियंत्रण मुक्त करने और किसानों को बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज के विक्रय का विकल्प प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। ये 3 अधिनियम थे: कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। इसने किसानों को मौजूदा कृषि उत्पादन विपणन समिति मंडियों के बाहर कृषि उपज का व्यापार करने की अनुमति प्रदान की है। इससे वे देश भर में कहीं भी किसी को भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं दूसरा अधिनियम था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020। ये किसानों को अंतिम उपयोगकर्ताओं या प्रसंस्करण उद्योगों के साथ अनुबंध कृषि में प्रवेश करने में मदद करेगा। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाना था। हालांकि किसानों द्वारा कई मुद्दों को लेकर इन कानूनों का विरोध किया जा रहा था। इन मुद्दों में शामिल था कि इन अधिनियमों के आने के बाद केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त कर देगी। उन्हें कॉरपोरेट्स द्वारा कृषि क्षेत्र के अधिग्रहण की आशंका थी। इसीलिए जनवरी 2021 में उच्चतम न्यायालय ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी और किसानों का पक्ष सुनने के लिए एक समिति का गठन भी किया था। अगली खबर ग्राम पंचायत क्षेत्र से। लगभग 75% ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS की योजना पूरी हुई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत 2,69,000 पंचायतों में से 2 लाख ग्राम पंचायतों के लिए GIS योजनाओं को पूर्ण कर लिया है। इस कार्य में मंत्रालय ने रिज टू वैली अप्रोच पर आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया है। भौगोलिक भूभाग का मानचित्रण और विश्लेषण करने के लिए GIS एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है। ये क्षेत्र के लिए उपयुक्त विकास कार्यों के वैज्ञानिक विकल्प प्रदान करता है। ये प्रश्नों और सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे कि सामान्य डेटाबेस संचालन को नक्शे द्वारा प्रस्तुत किए गए विशिष्ट चित्रण और भौगोलिक विश्लेषण के लाभों के साथ एकीकृत करता है। मनरेगा के तहत GIS विकल्प का उपयोग परिसंपत्ति से संबंधित डेटा जैसे कि जल संभर अवस्थितियां, खेत, तालाब, चेक डैम, सड़क आदि तथा उनके परिणाम की बेहतर समझ के लिए किया जाता है। मनरेगा GIS के तहत कार्य के दायरे में शामिल है। ये उपग्रह छवियों और स्कैन की गई छवियों को भू संदर्भित करता है। GIS मैपिंग विशिष्ट कार्यों के लिए अखिल ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल डेटाबेस का निर्माण करेगी। ये छवियों की जियो टैगिंग करेगा और संबंधित परिसंपत्तियों के साथ एकीकरण करेगा। मनरेगा गतिविधियों के ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए आरंभ की गई कई अन्य पहलों में शामिल है युक्त धारा, जो कि भूस्थानिक योजना पोर्टल है। ये अन्य मंत्रालयों को योजनाबद्ध परिसंपत्तियों की मानचित्र पर भौगोलिक अवस्थिति देखने में मदद करता है। इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग CRISP-M नामक साधन स्थानीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में सक्षम बनाएगा। रिज टू वैली अप्रोच वर्षा जल को रोकने, उसकी दिशा बदलने तथा संग्रहण और उपयोग करने पर आधारित दृष्टिकोण है। दरअसल ये कटक यानी रिज से घाटी तक प्रवाहित होने वाले जल के बेहतर प्रबंधन में योगदान करता है। साथ ही वर्षा जल के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। इससे कृषिगत और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।
अगली खबर भी कृषि क्षेत्र से संबंधित है। सरकार शून्य बजट कृषि को बढ़ावा देने के लिए समिति का गठन करेगी। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन के हिस्से के रूप में एक समिति जो कि केंद्र, राज्य और किसानों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ होगी, इसकी घोषणा की गई है। ये समिति कई मामलों पर निर्णय लेगी। ये शून्य बजट कृषि यानी कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देगी। देश की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल पैटर्न में बदलाव करेगी। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। इसे मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित किया गया था। ये रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों तथा गहन सिंचाई द्वारा संचालित हरित क्रांति के तरीकों के विकल्प के रूप में प्रचलित है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रस्तुत किया गया था। ये 4 स्तंभों पर आधारित है। ये लागत को कम करने के लिए रसायनों, गहन सिंचाई आदि की आवश्यकता को समाप्त करती है। इसके अलावा शून्य बजट के लिए इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से न्यूनतम लागत सुनिश्चित करती है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से कई लाभ होंगे, जैसे कि इसमें रासायनिक कृषि की तुलना में जल और विद्युत की बेहद कम मात्रा की आवश्यकता होती है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके कृषि की लागत को कम करती है। साथ ही ये मृदा के पोषण, उर्वरता, कीट और बीज आदि का भी प्रबंधन करती है। शून्य बजट आधारित प्राकृतिक कृषि की बात करें तो इसमें 4 घटक शामिल हैं। पहला है बीजामृतम। इसके तहत गाय के गोबर और मूत्र आधारित मिश्रण का उपयोग करके बीज का सूक्ष्म जीवाणु लेपन किया जाएगा। मृदा के सूक्ष्म जीवों में वृद्धि करने के लिए जीवामृत यानी कि गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, दाल के आटे, जल और मृदा के मिश्रण का उपयोग किया जाएगा। वहीं तीसरा है मल्चिंग, जिसमें जल के वाष्पीकरण को रोकने और मृदा में ह्यूमस के निर्माण में योगदान करने के लिए मृदा की सतह पर कार्बनिक पदार्थों की एक परत बनाई जाएगी। और चौथा है मृदा में एक अनुकूल सूक्ष्म जलवायु के माध्यम से वापसा यानी मृदा में वायु को शामिल कराना। अगली खबर कोयला मंत्रालय से। कोयला मंत्रालय में सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सलाह देने और कार्रवाई की योजना बनाने के लिए की गई है। सतत विकास प्रकोष्ठ कोयला और लिग्नाइट क्षेत्र में पर्यावरणीय शमन के लिए भविष्य की नीतिगत रूपरेखा भी तैयार कर रहा है। ये COP 26 में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित पंचामृत रणनीति के तहत नए जलवायु लक्ष्यों पर हाल की घोषणा के अनुरूप है। सतत विकास की प्राप्ति के प्रयासों में तीव्रता लाने के लिए कोयला मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि सभी कोयला कंपनियों द्वारा खनन की गई भूमि का व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से बायो रिक्लेमेशन किया जा रहा है। वृक्षारोपण के लिए आने वाले 5 वर्षों में 12,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मेथनॉल या इथेनॉल, यूरिया या पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन के लिए, सिन गैस उत्पादन के लिए भूतल कोयला गैसीकरण परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। सिन गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय मिश्रण है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत कोयले को कोल हैंडलिंग प्लांट से साइलो तक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से लोड करके लाया जाता है। ये प्रक्रिया सड़क मार्ग के माध्यम से कोयले की आवाजाही को समाप्त करती है। खनिज और कोयला परिवहन उपकरण में डीजल की खपत को प्रतिस्थापित करने के लिए द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जा रहा है। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से। भारत में पहली लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी परियोजना के लिए भूमि सौंपी गई। हिंगोली राजस्व विभाग महाराष्ट्र ने लीगो परियोजना के अंतर्गत कुछ अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे सहित प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए जमीन सौंप दी है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए लीगो इंडिया को मंजूरी दी थी। ये भारत और अमेरिका का संयुक्त डिटेक्टर है। इस परियोजना का निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। लीगो ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और गुरुत्वाकर्षण तथा सापेक्षता, खगोल भौतिकी आदि सहित भौतिकी के कई क्षेत्रों पर प्रयोग करने के लिए एक विशाल वेधशाला है। इसे अमेरिका में 2 साइट्स पर संचालित किया जा रहा है। एक है वॉशिंगटन और दूसरा है लुसियाना। इसके अलावा लीगो की 3 अन्य संबद्ध इकाइयां हैं। इटली में विर्गो, जर्मनी में जियो 600 और जापान में कागरा तथा लीगो भारत। लीगो भारत परियोजना वैज्ञानिकों को
संपूर्ण अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल वेव स्रोतों का पता लगाने में सक्षम करेगी। ये भारत में प्रायोगिक विज्ञान की संभावनाओं और आकर्षण में वृद्धि करेगी, साथ ही छात्रों को आकर्षित करने और उन्हें तकनीकी करियर बनाने के लिए प्रेरित करने में भी सहायक सिद्ध होगी। ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाने के लिए आवश्यक भौतिक मापनों में अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं, जिनके कई गैर सैन्य अनुप्रयोग हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें स्पेस टाइम में उत्पन्न लहरें हैं जो ब्रह्मांड में कुछ सबसे उग्र और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती हैं और प्रकाश की गति से गमन करती हैं। ये अपने साथ अपनी प्रलयकारी उत्पत्ति के बारे में जानकारी के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के अमूल्य भेद भी समाहित करती हैं। इनका निर्माण तब होता है जब पिंड बहुत तेजी से गमन करता है, जब किसी तारे में असममित रूप से विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और आपस में विलीन हो जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्ष 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। खाद्य सुरक्षा और मानकों पर आनुवांशिक रूप से संशोधित या आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड खाद्य पदार्थ विनियम 2021 के प्रारूप की अधिसूचना जारी की गई। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत नए विनियम प्रस्तावित किए हैं। ये विनियमन कई तरीके से लागू होंगे, जैसे कि भोजन के रूप में या प्रसंस्करण के लिए सीधे उपयोग के लिए लक्षित आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव यानी जीएमओ या आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जीव यानी कि जीईओ या जीवित संशोधित जीव एलएमओ। जीएमओज, जीईओज और एलएमओज का मतलब ऐसे जीवित जीवों से है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त आनुवांशिक सामग्री के एक नवीन संयोजन से युक्त है। खाद्य या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जिनमें एलएमओज या जीईओज या जीएमओज से उत्पादित आनुवांशिक रूप से संशोधित सामग्री तो शामिल है, लेकिन ये जीव इनमें समाहित नहीं है। इन प्रारूप विनियमों के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो जीएमओज से प्राप्त किसी भी खाद्य या खाद्य घटक के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात आदि के लिए फसाई से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यदि जीएमओज या जीईओज में एलएमओज होते हैं तो फसाई से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी, और यदि कोई एलएमओज नहीं है तो फसाई से सीधे अनुमोदन की आवश्यकता होगी। आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए नामित खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए अर्हताओं को निर्दिष्ट करता है। इसके अलावा यदि आनुवांशिक रूप से संशोधित सामग्री 1% या ज्यादा है तो जीएम खाद्य पदार्थों के लिए लेबलिंग मानक लागू किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्य भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि इससे पहले फसाई ने खाद्य सुरक्षा और मानक वेगन फूड विनियम 2021 के मसौदे को अधिसूचित किया था। इसमें कई प्रमुख प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि पादप आधारित खाद्य उत्पादों की परिभाषा या वेगन फूड में शामिल खाद्य पदार्थ, ऐसे उत्पादों की पहचान करने के लिए नए वेगन फूड लोगो का उपयोग करना, 100% पशु मुक्त और वेगन अनुकूल उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए वेगन फूड का कोई पशु परीक्षण नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। स्कूल मील्स कोएलिशन हाल ही में विभिन्न संगठनों जिसमें कि एफएओ, यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ शामिल हैं, इन्होंने युवा छात्रों के पोषण में तेजी से सुधार करने के लिए इस कार्यक्रम के समर्थन के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की है। ये सरकारों और विभिन्न भागीदारों की एक पहल है जिसमें फ्रांस और फिनलैंड शामिल हैं। इसके अंतर्गत खाद्य और शिक्षा प्रणालियों में सुधार और विस्तार करने, महामारी से उबरने में सहायता करने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये वर्ष 2030 तक प्रत्येक बच्चे के लिए स्कूल में स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। कानून निरस्त करने की प्रक्रिया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की है। एक कानून को निरस्त कर दिया जाता है जब संसद ये मानती है कि अब कानून के अस्तित्व को बनाए रखने की जरूरत नहीं है। ये शक्ति संसद को संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत प्रदान की गई है। कानून में एक सूर्यास्त खंड यानी सनसेट क्लॉज भी हो सकता है। ये एक विशेष तिथि होती है जिसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिन कानूनों में सनसेट क्लॉज नहीं होता है उन कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद को एक अन्य कानून पारित करना होगा। ये दो तरीकों से किया जा सकता है, या तो एक अध्यादेश के जरिए या फिर एक विधायन यानी विधि निर्माण के माध्यम से।
विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत अनुदान योजना। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने सेवा क्षेत्र के लिए SCLCSS यानी विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत अनुदान योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर संयंत्र और मशीनरी तथा सेवा उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान यानी सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। डेल्फी ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली है। इसे सिएटल में शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया है। इसे नैतिक निर्णय लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए एक नैतिक ढांचे के निर्माण की अपेक्षा की जा रही है, जिसे किसी भी ऑनलाइन सेवा, रोबोट या वाहन में स्थापित किया जा सकता है। इस तरह की तकनीक आधुनिक AI प्रणाली में समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है, जैसे फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली और डिजिटल असिस्टेंस जो महिलाओं के प्रति और नस्लीय पूर्वाग्रह दिखाते हैं। सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर हेट स्पीच को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा न्यायालयों, पुलिस विभागों आदि द्वारा मनमाने ढंग से पैरोल आदेश जारी कर सकते हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इस वर्ष का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार एक गैर सरकारी संगठन प्रथम को प्रदान किया गया है। इसे ये पुरस्कार भारत और विश्व भर में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार वर्ष 1986 से प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक खोजों और स्वतंत्रता को विस्तार देने की दिशा में कार्य कर रहे व्यक्तियों या संगठनों के रचनात्मक प्रयासों को पुरस्कृत करता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। महानदी और ब्राह्मणी नदी। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अवैध उत्खनन की वजह से महानदी और ब्राह्मणी नदी पर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उपायों को अपनाने का आदेश दिया है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत श्रेणी से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं बाएं तट पर शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब, जबकि दाएं तट पर ओंग, तेल, जोंक इसमें विलीन हो जाती हैं। इसकी अन्य विशेषताएं हैं हीराकुंड बांध, जो विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित और धरातलीय सामग्रियों से बना बांध है। ये ओडिशा के संबलपुर क्षेत्र में महानदी पर स्थित है। ये ओडिशा की सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की। ब्राह्मणी नदी झारखंड के रांची में नगरी गांव के पास है। ये छत्तीसगढ़ में जब शंख नदी से मिलती है तो ब्राह्मणी नदी बन जाती है और बंगाल की खाड़ी में मैपुरा नदी के रूप में बहती है। आइए बात करते हैं कुछ सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। अमेजन बेसिन। ब्राजील के अमेजन वनों की कटाई का क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि के बाद 15 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अमेजन बेसिन में 8 दक्षिण अमेरिकी देशों के हिस्से शामिल हैं। ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम तथा फ्रेंच गुयाना का विदेशी क्षेत्र। इसकी प्रमुख नदी अमेजन है, जो कि नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस बेसिन क्षेत्र में वर्षा वन, मौसमी वन, पर्णपाती वन, बाढ़ वाले वन और सवाना मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति में कापोक का वृक्ष, ब्राजील नट वृक्ष, जायंट वाटर लिली, रबड़ का वृक्ष और मंकी ब्रश वाइन शामिल है। इसके अलावा जीवों की बात करें तो यहाँ एनाकोंडा, जगुआर, हार्पी ईगल, गुलाबी नदी डॉल्फिन, स्लॉथ और जहरीला डाक मेंढक पाया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।